तो चंद्रयान 3 की वो जो शानदार कामयाबी थी, उसने तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। हाँ वाकई। और अब हमारे पास जो जानकारी आई है, उसके आधार पर हम भारत के अगले काफी महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 4 की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये सिर्फ एक अगला मिशन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, और चंद्रयान 4 की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। हाँ, जैसे चंद्रयान 1। जी, चंद्रयान 1 ने पानी के अणुओं की खोज की थी। फिर चंद्रयान 2 जिसका ऑर्बिटर तो आज भी देखिए कितना अहम डेटा भेज रहा है। हाँ, लैंडर दुर्भाग्य से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन ऑर्बिटर तो कमाल का काम कर रहा है। बिल्कुल। और फिर चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। तो चंद्रयान 4 जो है वो इसी मजबूत नींव पर खड़ा है। लेकिन इसका लक्ष्य कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जैसा आप कह रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो चुनौती है चंद्रमा से नमूने मतलब सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना। सही। ये भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं शायद। हाँ। ये पिछले मिशनों से कैसे अलग है, खासकर तकनीकी तौर पर? देखिए, चंद्रमा पर उतरना और घूमना एक बात है, लेकिन वहाँ से कुछ लेकर वापस आना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा। इस मिशन की जो संरचना है वो काफी जटिल है। मतलब जो जानकारी अभी तक है उसके अनुसार इसमें 4 मुख्य हिस्से होंगे। 4 हिस्से क्या क्या? एक तो ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, फिर एक लैंडर जो सतह पर उतरेगा, एक रोवर होगा जो नमूने इकट्ठे करेगा। हाँ, रोवर तो चंद्रयान 3 में भी था। जी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक रिटर्न मॉड्यूल जो सैंपल वापस लाएगा। हाँ, जो नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाएगा। और इसमें एक और खास चीज होगी, एक असेंट मॉड्यूल। असेंट मोड। हाँ, ये क्या है? ये वो छोटा रॉकेट है जो नमूनों को लेकर चांद की सतह से वापस उड़ेगा, ऑर्बिटर तक जाएगा। अरे वाह, मतलब हमें चंद्रमा की सतह से एक तरह का मिनी लॉन्च करना होगा। बिल्कुल। और ये इसरो के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। हाँ, ये तो बहुत ही जटिल लग रहा है। है भी। देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, ये लॉन्च में थोड़ी मदद तो करता है, हाँ। लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो स्थिरता और नियंत्रण वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गया। और फिर रोवर से नमूने लेना, उन्हें सुरक्षित उस एसेंट मॉड्यूल तक पहुंचाना, फिर उसे लॉन्च करना और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आना, वो भी इतनी तेज गति से। हाँ, री एंट्री तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। बिल्कुल। और यहाँ गति बहुत ज्यादा होगी, तो सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना, ये सब बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं हैं। वाकई इसरो के लिए ये एक बड़ी तकनीकी परीक्षा होगी। तो इतनी सारी जटिलता, ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब वैज्ञानिक इन नमूनों से क्या जानना चाहते हैं? ये नमूने आप समझिए हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल जैसे हैं। टाइम कैप्सूल? हाँ, इनसे हमें चंद्रमा की सटीक आयु, उसकी बनावट और सबसे जरूरी हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में सीधी जानकारी मिल सकती है। अच्छा, ऐसी जानकारी जो हमें पृथ्वी पर नहीं मिल सकती। सही कहा। पृथ्वी पर तो प्लेट टेक्टोनिक्स और मौसम की वजह से पुरानी चट्टानें बदल गई हैं। चांद पर वो सब अरबों सालों से वैसे ही संरक्षित है। और वो हीलियम 3 वाली बात भी तो है, भविष्य का ईंधन। हाँ, वो भी एक संभावना है। हीलियम 3 पृथ्वी पर बहुत कम है, पर ऐसा माना जाता है कि सौर हवाओं की वजह से चंद्रमा की मिट्टी में काफी मात्रा में जमा है। और वो भविष्य में क्लीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसकी संभावना है। इन नमूनों से हमें इसकी मात्रा और निकालने की फीजिबिलिटी का बेहतर अंदाजा लगेगा। तो मतलब वैज्ञानिक खोज तो है ही, साथ ही ये मिशन नई तकनीकों को भी परखेगा। जैसे आपने प्रणोदन और पुनः प्रवेश की बात की थी। जी हाँ। उन्नत प्रणोदन यानी प्रपल्शन, मतलब अंतरिक्ष यान को धकेलने के और बेहतर और कुशल तरीके, ये गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। प्रवेश तकनीक, री एंट्री वाले। हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित वापसी। जैसा मैंने कहा, चांद से वापसी की गति बहुत ज्यादा होती है, तो ये तकनीक खास तौर पर चुनौतीपूर्ण है। और ये तकनीकें तो भारत के गगनयान कार्यक्रम यानी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत काम आएंगी। सीधे तौर पर गगनयान में भी तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना सबसे अहम है। तो चंद्रयान 4 में परखी गई तकनीकें वहाँ बहुत मददगार साबित होंगी। और जाहिर है, इस सफलता से भारत की वैश्विक स्थिति भी मजबूत होगी। अब तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही कर पाए हैं। बिल्कुल, भारत उस खास क्लब में शामिल हो जाएगा।
ये साबित करेगा कि भारत के पास जटिल अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक करने की क्षमता और विशेषज्ञता है। ये सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए दरवाजे भी खुलेंगे। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। अच्छा, इस मिशन की अभी स्थिति क्या है? मतलब कब तक लॉन्च की उम्मीद कर सकते हैं? फिलहाल देखिए, चंद्रयान 4 योजना और प्रोटोटाइप बनाने के चरण में है। अच्छा, अभी प्लानिंग चल रही है। हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से इसे 2028 के आसपास लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 2028 यानी अभी कुछ समय है। जी, और जैसा हमने बात की, इसमें कई तकनीकी चुनौतियां हैं। वो सटीक लैंडिंग, फिर रोबोट से सैंपल लेना, चांद से लॉन्च, वापसी। हाँ, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए सही समय पर लॉन्च से ज्यादा जरूरी है कि मिशन की हर बारीकी को बिल्कुल सही तरीके से तैयार किया जाए और परखा जाए। तो चंद्रयान 4 को हमें अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारत की जो बढ़ती हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ, जैसे गगनयान है, आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है, और शायद शुक्र पर भी मिशन भेजने की बात है, उस पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मिशन दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में सिर्फ एक भागीदार नहीं है, बल्कि अब वो नेतृत्व करने की भूमिका की ओर बढ़ रहा है। सही। चंद्रयान 4 सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है। ये आज की हमारी जो क्षमताएं हैं और कल की जो अनंत संभावनाएं हैं, उनके बीच एक पुल जैसा है। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक बहुत ही निर्णायक अध्याय साबित होगा। वाकई, ये भारत के लिए एक जबरदस्त कदम है, जो विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को और आगे बढ़ाएगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ, जरूर। क्या चंद्रमा से लाए गए ये नमूने सिर्फ चंद्रमा और सौर मंडल के इतिहास के पन्ने खोलेंगे, या क्या पता इनमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत या शायद ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावनाओं के बारे में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। भविष्य में इसका पता चले।